हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी जीके पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संसदीय समितियां। ठीक है, तो संसदीय समितियों में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए कि पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई, है ना। तो भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1991 में। नेक्स्ट है कि भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया। तो ये संसद की नियम समिति की सिफारिश पर किया गया। नेक्स्ट है संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 में वे से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया। तो 17 समितियों ने कार्य करना शुरू किया। तदर्थ समिति जो कि पवार समिति है। नेक्स्ट है कि किस समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। तो उसे प्रकलन समिति को कहा जाता है। प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक 30 सदस्यीय प्रकलन समिति संसद के किन सदन की समिति है। तो ये लोकसभा की समिति है। नेक्स्ट एक सबसे बड़ी संसदीय समिति क्या है। तो प्रकलन समिति है। प्रकलन समिति के सदस्य लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। नेक्स्ट है कि वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। तो वो है प्रकलन समिति। नेक्स्ट है कि सदस्य की वह अस्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो यह है प्रकलन समिति। नेक्स्ट एक लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं। तो 15 और 7 सदस्य होते हैं। 15 होते हैं किसके, लोक लेखा समिति के, और 15 कितने 7 होते हैं राज्यसभा के। नेक्स्ट है कि लोक लेखा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों में चुने जाते हैं। संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। नेक्स्ट है कि लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा में से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत में संसदीय समितियों में से कौन सी एक विभागीय व्यंग और अभिमिताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है। तो लोक लेखा समिति करती है। कौन करती है। तो लोक लेखा समिति करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक लोक लेखा समिति राज्यसभा के कितने सदस्य हैं। तो ये टोटल 7 सदस्य इसमें होते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है। तो लोक लेखा समिति कार्य करती है। नेक्स्ट है कि परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है। तो लोक लेखा समिति के सदस्य को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि किस संसदीय समिति को प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है, जुड़वा बहन कहा जाता है। तो लोक लेखा समिति को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वह पदाधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है। तो वो है लोक लेखा समिति है। नेक्स्ट एक संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है। तो लोक लेखा समिति करती है। नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। तो नियम समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है विधेयकों पर प्रवार समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है। तो कोई निश्चित संख्या इसकी नहीं है। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जाति और जनजाति की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें 20 और 10 होते हैं। अनुसूचित के 10 और 10 20 होते हैं, और जनजाति के कितने होते हैं। तो यहाँ पर जनजाति की तरफ से लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संसद के समितियों के सदस्य कौन कौन से होते हैं। तो अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं ना। नेक्स्ट है कि संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो ये संयुक्त में होते हैं 45 सदस्य। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या होती है क्रमशः 30 और 15, है ना। कितने, 30 और
15 होती है इसमें, लोकसभा की 30 और राज्यसभा की 15। नेक्स्ट है कि कुल 17 संसदीय समितियों में से कितनी समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो 11। संयुक्त पवार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 45 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट पर देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त पवार समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो 30 और 15 होती है। कौन सी समिति भिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? तो कार्य सलाहकार समिति जो है वो निर्धारण करती है। नेक्स्ट है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट एक लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। नेक्स्ट है कि कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो ये भारत का नियंत्रक महालेखा नहीं है। नेक्स्ट है प्रकलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो केवल लोकसभा के चुने जाते हैं, केवल लोकसभा से जो चुने जाते हैं वही होते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, इसका लास्ट पॉइंट है कि भारत के महान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो ये लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक में कार्य करता है। हम लोग अब इसके बाद पढ़ लेंगे क्या? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत के महान न्यायवादी, है ना, भारत के महान्यायवादी को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में एक महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है? तो अनुच्छेद 76 में किया गया। किस में किया गया है महान्यायवादी का सृजन? तो अनुच्छेद 76 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 76(1) के तहत। नेक्स्ट है कि संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार महान्यायवादी का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषयों पर भारत सरकार को विधिक सलाह दे? तो ये अनुच्छेद 76(2) में है, ठीक है, 76(2) में है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? ये अनुच्छेद 76(3) में है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वह संसद के किसी भी सदन में बोले और उसकी कार्यवाहियों को अन्यथा भाग ले? तो उनकी कार्यवाहियों पे ये अनुच्छेद 88 में है। निश्चय भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है भारत का महान्यायवादी। निश्चय भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो ये भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। निश्चय भारतीय संविधान में महान्यायवादी का वर्ण कौन से भाग में वर्णित है? तो भाग 5 में महान्यायवादी का वर्ण जो है किया गया है। नेक्स्ट है कि महान्यायवादी किसका सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है? तो देश का भारत सरकार का। नेक्स्ट है भारत का सॉलिसिटर कौन होता है? तो एक न्यायिक सलाहकार होता है। नेक्स्ट है भारत का एक प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो कौन थे? तो MC शीतलवाड़ थे। नेक्स्ट है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी देता है। नेक्स्ट है कि सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो ये महान्यायवादी अधीनस्थ होता है। नेक्स्ट है भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो वो है महान्यायवादी। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रधान पद धारण करेगा? तो ये राष्ट्रपति के। नेक्स्ट है महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है महान्यायवादी की नियुक्ति। नेक्स्ट है भारत का महान्यायवादी कब तक अपना पद धारण करता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक धारण करता है। नेक्स्ट भारत के महान्यायवादी को किसके कार्यवाही और बहस में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो संसद के दोनों सदनों में इसको क्या है मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय, है ना। सर्वोच्च न्यायालय को देखेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में है। नेक्स्ट एक संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में हुई थी। नेक्स्ट भारत
के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है? तो 7 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो 30 न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास होती है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किससे परामर्श करते हैं? किसकी परामर्श से करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो ये फ्रांस से प्रेरित है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब न्यायालय किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम गणमूर्ति नहीं होता है तब। ठीक है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो ये 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है, तो ये 65 वर्ष होती है टोटल। नेक्स्ट एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रामाणिक आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? तो ये संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों से। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदानुच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति जारी कर सकता है। नेक्स्ट एक सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? तो न्यायमूर्ति वी स्वामी रामास्वामी के। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो 2,80,000 रुपए इनको प्रति माह मिलता है। नेक्स्ट एक सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो 2,50,000 रुपए इनको मिलता है। नेक्स्ट है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के प्रति काम किया है? तो जस्टिस एम हिमायतुल्लाह ने किया है। नेक्स्ट है कि सेवानिवृत्ति पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो किसी भी न्यायालय में नहीं, है ना। नेक्स्ट एक सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को ये प्राप्त है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो ये अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एक सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो अधीनस्थ न्यायालय का कर सकता है। भारत में न्यायपालिका कैसी है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? तो एकीकृत स्वरूप है भारत की न्यायपालिका का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? ना, विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है उसको प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका मौलिक क्या है? अधिकार है। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। नेक्स्ट उच्च न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है अनुच्छेद 143 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि न्यायिक पुनराविलोकन अधिकार किसे है? तो उच्चतम न्यायालय को है। नेक्स्ट है भारत में न्यायिक
पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? तो यह है कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। नेक्स्ट, एक न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट, एक न्यायिक पुनर्लोकन में न्यायालय को अधिकार प्राप्त है तो यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, ये इनको प्राप्त है। नेक्स्ट, एक न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था की गई है किसमें? भारत और यूएस में, मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट, एक केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है प्रारंभिक। नेक्स्ट है कि में से किस मामले में उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है? तो दो अथवा दो से अधिक राज्यों के बीच के विवाद को नहीं किया जा सकता है दाखिल। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? तो ये निषेधाज्ञा नहीं जारी कर सकता है। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? तो ये किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय कि वह रीट आदेश कौन सा है जो किसी पदाधिकारी को रद्द करने के लिए किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा रीट है। नेक्स्ट है कि लाभ व पद परिभाषित हुआ है तो ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है कि किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ये गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य ने किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना है ना। नेक्स्ट है केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है तो इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। नेक्स्ट है भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसा परामर्श के लिए कहता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार में से इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है तो केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति बन सकते हैं। नेक्स्ट है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो केशवानंद भारती ने किया है। नेक्स्ट है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती? तो ये केशवानंद भारती वाद ने कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे हीरा लाल जे कानिया थे। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? तो वो रहा वाई वी चंद्रचूड़ी। और नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? तो कमल नारायण सिंह रहे। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1959 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो HM हिदायतुल्लाह ने किया है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? तो AN रेके। नेक्स्ट एक उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी थी। नेक्स्ट है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार प्राप्त है वो सर्वोच्च न्यायालय को
प्राप्त है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। तो मूल अधिकारों का जो संरक्षण है ये दोनों ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। नेक्स्ट है कि जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट है कि परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है, उसे भेजा जाए तो वो राष्ट्रपति द्वारा होता है। नेक्स्ट, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। तो PN भगवती थे। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। तो कम से कम 10 वर्ष का होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं संसद के महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है। तो भारत की संसद के पास होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अपील और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारत के किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कोई महिला अभी तक नहीं रही है। नेक्स्ट, एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। तो ये 65 वर्ष होती है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आरक्षित होता है। तो ये संचित विधि से, किससे, संचित विधि से होता है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को कैसी लगी ये क्लास, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए। और किस प्रकार की क्लासेस चाहिए कमेंट जरूर कीजिए। और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई भी खर्चा नहीं लगने वाला है। ठीक है, और यहाँ से आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे। पॉलिटी से तो आपको कहीं भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।